नमस्कार दोस्तों, निकमी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों हमारी क्लासेस चल रही थी आर्मी की भी हमने क्या कर रहे थे, टेस्ट सीरीज के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम और क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा में क्या कितनी बैठकें हुई थी, 3 बैठकें लगातार हुई थी। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन उसका अध्यक्ष बना था, कौन स्थायी अध्यक्ष था, कौन अस्थायी अध्यक्ष था, कौन उपाध्यक्ष था। इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है दोस्तों? संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन का आंसर तो क्या है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। प्रथम बैठक क्या आपको पूछ लिया जाए, अध्यक्ष, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। ये क्या थे? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, उसके अध्यक्ष बने थे। और क्या अध्यक्ष बने थे? अस्थायी अध्यक्ष बने थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने थे। आपसे पूछा जा सकता है इसके उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे फ्रैंक एंथनी क्या थे? इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं सेकंड बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे? सेकंड बैठक के अध्यक्ष। सेकंड बैठक के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। सेकंड बैठक के आपको पूछ लिया जाए अध्यक्ष कौन है, तो यहीं पे अध्यक्ष बनते हैं हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बनते हैं? इसमें अध्यक्ष बनते हैं। और किस प्रकार के अध्यक्ष बनते हैं? स्थायी अध्यक्ष बनते हैं। स्थायी अध्यक्ष के रूप में ये मनोनीत किए जाते हैं। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपसे पूछ लिया जाए कि उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी। इसके उपाध्यक्ष कौन बनते हैं? एच.सी. मुखर्जी क्या बनते हैं? इसके उपाध्यक्ष बनते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि सेकंड बैठक के उपाध्यक्ष हो गए। संविधान के सलाहकार कौन बनते हैं? संविधान सलाहकार। इसमें संविधान सलाहकार बनते हैं संविधान सलाहकार। इसमें संविधान सलाहकार कौन बनते हैं? तो बी.एन. राव क्या बनते हैं? इसमें संविधान सलाहकार बनते हैं बी.एन. राव क्या बनते हैं? सेकंड बैठक में संविधान के क्या बनते हैं? सलाहकार बनते हैं। अब बात करते हैं तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल। अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, परंतु इसमें क्या हुआ था? जवाहरलाल नेहरू ने। लिखो दोस्तों, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। तो नेहरू ने क्या किया था? इसमें नेहरू ने क्या किया था? मोतीलाल नेहरू ने किया था दोस्तों। तो इसमें नेहरू ने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। उद्देश्य प्रस्ताव यहीं पे किसे कहा गया है? प्रस्तावना को। और प्रस्तावना को क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा। आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान की आत्मा, यहीं पे लिख देता हूं, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, प्रस्तावना को। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रस्तावना कब पेश की गई थी? 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई थी, उसमें पेश की गई थी। आगे डेट दे रखी है 29 अगस्त 1947 को। यहीं पे क्या होता है? 29 अगस्त 1947 को क्या होता है? प्रारूप समिति का गठन होता है। संविधान निर्माण के लिए प्रारूप समिति का क्या होता है? गठन होता है। और इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपसे पूछे जाते हैं कई बार। क्या? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। समिति
के अध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो अध्यक्ष कौन बनते हैं, आपसे पूछ लिया जाए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बनते हैं, भीमराव अंबेडकर क्या बनते हैं, इसके अध्यक्ष बनते हैं। तो लिखो दोस्तों भीमराव अंबेडकर। अब आपसे यह पूछा जाएगा कि भीमराव अंबेडकर ने अध्यक्ष के रूप में शपथ कब ली थी, तो शपथ कब ली थी, एक दिन बाद में ली थी। ये डेट कई बार पूछी हुई है, ये सेकंड ग्रेड में इसी में पूछी जाती है दोस्तों, हाई लेवल का एग्जाम होता है उसमें, परंतु आपसे भी पूछी जा सकती है, आप भी इसे याद रखना। 30 अगस्त 1947 को 30 अगस्त 1947 को क्या होता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे, इस समिति में प्रारूप समिति में आपसे क्या पूछ लिया जाए, सदस्य, तो सदस्य कितने थे, इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य प्रारूप समिति के अंतर्गत थे। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि संविधान का निर्माण हुआ था, तो संविधान निर्माण में प्रथम बैठक द्वितीय बैठक कब हुई थी, और एक प्रारूप समिति के बारे में हमने चर्चा की है। वो किस किस प्रकार से चर्चा की है, देखो वापस से देखते हैं। देखो दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, प्रथम बैठक में अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को, क्योंकि ये है सबसे वृद्ध व्यक्ति माने जाते थे उस समय से। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं ये कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और फ्रैंक एंथनी को क्या बनाया जाता है, इसमें एंथनी को क्या बनाया जाता है, इसमें उपाध्यक्ष के रूप में बनाया जाता है। उसके बाद में होती है संविधान सभा की दूसरी बैठक। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब होती है, तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। इसके अध्यक्ष किसे बनाए जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष के रूप में यहीं पे अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। एस.सी. मुखर्जी है, उसे क्या बनाया जाता है, उपाध्यक्ष के रूप में बनाया जाता है। इसके बाद में आगे चलकर संविधान सभा का सलाहकार किसे बनाया गया, संविधान निर्माण में सलाह देने का काम करने वाला व्यक्ति किसे चुना गया, तो किसे चुना गया, बी.एन. राव को चुना गया। बी.एन. राव को क्या चुना गया था, संविधान सभा का सलाहकार चुना गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि तीसरी बैठक कब होती है, तो तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है। और इसमें क्या किया जाता है, एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव किसे बोला जाता है, प्रस्तावना को बोला जाता है। वो प्रस्तावना क्या की जाती है, तीसरी बैठक में पेश की जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि तीसरी बैठक में प्रस्तावना पेश की गई। प्रस्तावना को ही क्या कहा गया, लास्ट में आगे चलकर प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को क्या होता है, प्रारूप समिति का क्या होता है, गठन होता है। और प्रारूप समिति का गठन होता है तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाता है, भीमराव अंबेडकर को चुना जाता है अध्यक्ष के रूप में। आगे बात करते हैं इसमें कितने सदस्य थे, इसमें 7 सदस्य थे। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि 7 सदस्य कौन कौन से थे, वो आपसे आर्मी में नहीं पूछा जाएगा। यदि सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या और किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें यह भी पूछा जा सकता है कि प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, उनका नाम कौन सा था, या उसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कि इनमें से कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं है। तो वैसे तो मैंने पॉलिटिकल की क्लासें आपको यहीं पर इसी चैनल पे 40 से 50 क्लासों के लगभग मैंने करा रखी है, 40 के क्लास की समथिंग करा रखी है, पूरी पॉलिटिकल करवा रखी है। तो आप जाकर आराम से सविस्तार पूर्वक भी उसका अध्ययन कर सकते हो। यहीं पे मैंने बता दिया कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य हैं, तो 7 सदस्य हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे, और यदि आप को कहीं पर समझ में नहीं आ रहा तो हमें कमेंट करके बताओ। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम और अगले क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। मधुमक्खियों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो मधुमक्खियों के अध्ययन के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, मधुमक्खियों का अध्ययन किस में किया जाता है। ऑप्शन है एपीकल्चर, विसिकल्चर, सेरिकल्चर या पिसिकल्चर। तो बता दूं, पिसिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, मछली उत्पादन के लिए, मछलियों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, पिसिकल्चर कहलाता है। मछलियों का अध्ययन किसमें किया जाता है, पिसिकल्चर में किया जाता है। और आगे पूछ लिया जाए सेरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो रेशम पालन का अध्ययन किसमें किया जाता है, सेरिकल्चर में किया जाता है। तो सेरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, रेशम पालन का अध्ययन किसमें किया जाता है,
रेशम पालन का अध्ययन किया जाता है सेरीकल्चर में। आगे बात करते हैं विटीकल्चर में। विटीकल्चर में अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है। अंगूर की खेती का अध्ययन, अंगूर की खेती का अध्ययन, खेती का अध्ययन, अंगूर की खेती का अध्ययन किसमें किया जाता है? अध्ययन विटीकल्चर में किया जाता है। तो अंगूर की खेती का अध्ययन किसमें किया जाता है? विटीकल्चर में किया जाता है। सेरीकल्चर का अध्ययन रेशम पालन में किया जाता है, जबकि पिसीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? मछलियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि मछलियों का अध्ययन किसमें, मधुमक्खियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो मधुमक्खियों का अध्ययन एपीकल्चर में किया जाता है। एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है, जबकि पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? मछलियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये अध्ययन के बारे में आपसे आर्मी में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन में, एक तो ये सेरीकल्चर है, सेरीकल्चर बहुत बार आर्मी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? रेशम पालन का अध्ययन किसमें किया जाता है? सेरीकल्चर में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं ऑस्टियोमलासिया जो रोग होता है। ऑस्टियोमलासिया रोग किसकी कमी से होता है? किस धातु की कमी से ऑस्टियोमलासिया रोग हो जाता है? ये किसमें होता है? बूढ़ों में होता है। जैसे मैंने बताया था रिकेटस रोग किसमें होता है? बच्चों में होता है। और ऑस्टियोमलासिया रोग किसमें होता है? तो ये किसमें होता है? वृद्ध व्यक्तियों में होता है। और किसकी कमी के कारण होता है, ये आपको बताना है। तो कैल्शियम की कमी के कारण, कैल्शियम का रासायनिक सूत्र आपसे पूछ लिया जाए तो कैल्शियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Ca होता है। Ca के नाम से किसे जाना जाता है? कैल्शियम को। लोहा क्या होता है? लोहे को क्या बोला जाता है? अन्य नाम क्या है? आयरन। और इसका प्रतीक क्या होता है? Fe होता है। Fe किसका प्रतीक होता है? लोहे का प्रतीक होता है। बात करते हैं आयोडीन। आयोडीन का प्रतीक क्या होता है? I होता है। और पारे का प्रतीक क्या होता है? Pb होता है। तो इसमें से आपको बताना है कि किसकी कमी के कारण ऑस्टियोमलासिया रोग होता है। तो ऑस्टियोमलासिया रोग किसकी कमी के कारण होता है? आपसे पूछा है। तो कैल्शियम की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमलासिया रोग होता है। जबकि आयरन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। कौन सा? एनीमिया जो रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? आयरन की कमी के कारण होता है। सर्वाधिक आयरन इसमें क्या खुआया जाता है? गाजर या पालक की सब्जी खुलाई जाती है। गाजर या पालक इसमें खिलाया जाता है। ठीक है, ये लाभदायक होता है। सर्वाधिक लोहे की मात्रा किसमें पाई जाती है? गाजर व पालक में क्या पाई जाती है? लोहे की मात्रा पाई जाती है। पालक में सबसे ज्यादा लोहे, आयरन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। और आयरन का एक एस्क होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिम्फोलाइट। ये आयरन के एस्क भी आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपको एस्क पूछा जाए हेमेटाइट किसका एस्क है? तो लोहे का एस्क है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट ये किसके एस्क है? लोहे के एस्क है। आगे बात करते हैं आयोडीन। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी के कारण गलगंड व घेंगा रोग हो जाता है। गलगंड व घेंगा रोग, गलगंड व घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है। आगे बात करते हैं पारा व पीपी के कारण किसका रोग हो जाता है? तो मिनीमाटा रोग किसके कारण होता है? आयरन, लेड के कारण होता है। पारा को क्या बोला जाता है? लेड भी बोला जाता है, लेड। और इसकी कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? इससे कौन सा रोग होता है? मिनीमाटा नामक रोग होता है। मिनीमाटा रोग किसके कारण होता है? पारा की अधिकता के कारण होता है। एक रोग पूछा जाता है इटाई रोग। कौन सा रोग? इटाई रोग। ये भी कई बार पूछा जाता है। कैडमियम की अधिकता के कारण होता है। कैडमियम धातु की अधिकता के कारण कौन सा रोग हो जाता है? इटाई रोग हो जाता है। जबकि मिनीमाटा रोग किसकी कमी के कारण होता है? मधुमेह। मिनीमाटा रोग होता है पीबी की अधिकता के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, एक पूछा जाता है आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? गलगंड व घेंगा रोग होता है। तो हमने अभी तक क्या अध्ययन किया दोस्तों? अभी तक हमने 2 क्वेश्चनों का अध्ययन किया था। उसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पढ़े हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पढ़े हैं? मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। तो मधुमक्खियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। जबकि पिसीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? मछलियों का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? रेशम पालन का अध्ययन सेरीकल्चर में किया जाता है। आगे बात करते हैं विटीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो अंगूर की खेती का जो अध्ययन है वो विटीकल्चर में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं ऑस्टियोमलासिया रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ऑस्टियोमलासिया रोग किसकी कमी के कारण होगा? ऑस्टियोमलासिया रोग होगा कैल्शियम की कमी के कारण। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं लोहा व आयरन के कारण कौन सा रोग होता है? प्रतीक क्या है? Fe है। एनीमिया रोग होता है।
और सर्वाधिक लोहे की मात्रा किसमें पाई जाती है? पालक व गाजर की सब्जी में क्या पाई जाती है? सर्वाधिक लोहे की मात्रा पाई जाती है। आपसे पूछ लिया जाए कि आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण गलगंड व घिगा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। आपसे पूछ लिया जाए पारे की अधिकता के कारण या लेड की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है, तो पारे की अधिकता के कारण व लेड की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? तो मिनीमाटा रोग होता है। आपसे पूछ लिया जाए इटाई इटाई रोग किसकी अधिकता के कारण हो जाता है, तो इटाई इटाई रोग हो जाता है कैडमियम की अधिकता के कारण इटाई इटाई नामक रोग हो जाता है। एक होता है निंद्रा रोग। निंद्रा रोग कौन सा होता है वो आपको कमेंट करके बताना है। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग को किस नाम से जाना जाता है, अन्य नाम आपको ये बताना है कमेंट करके। ठीक है दोस्तों, तो आज की कक्षा में हम इतने ही क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। बचे हुए क्वेश्चनों का अध्ययन वो अगली कक्षा में हम इसी प्रकार से सुचारू रूप से जारी रखेंगे। यदि आप चैनल पे नए हो तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर करो, आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगामी आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन व इन कक्षाओं के नोटिफिकेशन आपको तुरंत पता लग जाए और आप इन क्लासों को लाइव के साथ देख सकें। ठीक है, तो दोस्तों आज की कक्षा में इतना ही। बचे हुए टॉपिक के बारे में आगे चर्चा हम इसी प्रकार से जारी रखेंगे। आज के लिए नहीं, धन्यवाद।